हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। आज के सेशन में मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो है हम जैसे कि आपको पता ही है कि हर लेवल में 10 क्वेश्चन हैं, तो इसमें टोटल जो है वो 6 लेवल है, यानी टोटल 60 क्वेश्चन हैं। तो 5 लेवल तक हमने कवर कर दिया था। ये यहाँ लेवल 6 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं लेवल 6 का जो है पहला क्वेश्चन है कि भारत में बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो भारत में बीबी का जो मकबरा है, वैसे देखिए यहाँ पे भारत में पूछा है तो औरंगाबाद में स्थित है। तो बीबी का मकबरा जो है वो कौन, औरंगजेब की जो बीवी थी उसके याद में औरंगजेब ने बनवाया था, और इसे जो है द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। और औरंगजेब की बीवी का नाम क्या था, रबिया दुर्रानी। ठीक है, तो जिसे कि ताजमहल की फूड नकल भी बोला जाता है। जब आप बीबी का मकबरा देखेंगे तो ये एज इट इज़ ताजमहल की तरह दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। और ये कहाँ है, औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि चौसा की जो लड़ाई थी वो हुमायूं को किसने पराजित किया था। चौसा की लड़ाई में आप सभी को पता है कि चौसा की लड़ाई जो थी वो शेर शाह और किसके बीच में हुई थी, हुमायूं के बीच में। तो याद कैसे करेंगे कि चौसा का युद्ध जो है वो 1539 में हुआ था। देखिए, चौसा से बनाइए 40, लेकिन ये 40 जो है 40 से एक कम। ठीक है, 40 से एक कम मतलब 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। तो लगातार दो युद्धों में जो है हुमायूं की हार हुई थी। एक तो चौसा का युद्ध हुआ था, और उसके बाद कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 में। इसमें भी शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया था, हुमायूं के बारे में, हुमायूं को पराजित किया था। अगला देखिए, इसमें जो हुमायूं द्वारा जितने भी लड़े गए युद्ध है उसकी ये सूची है, उसका ये लिस्ट है। तो देख लेते हैं कि इसमें जो हुमायूं द्वारा लड़े गए कौन कौन से युद्ध और किन से ये युद्ध सभी हुए हैं। तो देखिए 1531 में जो है वो दादरा का युद्ध होता है। तो दादरा का युद्ध जो है हुमायूं और अफगानों के बीच में होता है। तो देखिए, जब से ये मुगल साम्राज्य हुआ है तो अफगानों और मुगलों के बीच में हमेशा अफगानों और मुगलों के बीच में कभी पटा नहीं था। हालांकि अफगान जो थे वो पहले मुगलों के साथ थे, लेकिन फिर बाद में हमेशा इनकी लड़ाई होती रहती है। तो देखिए 1531 में जो है वो दादरा का युद्ध होता है। जैसे कि देखिए 1530 में जो है ये आता है हुमायूं। ठीक है, और उसके अगले ही साल क्या होता है, दादरा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं और अफगानों के बीच में, जिसमें हुमायूं की जीत होती है और अफगानों की हार होती है। उसके बाद क्या होता है कि चौसा का युद्ध, मैंने बताया चौसा का युद्ध कैसे याद किए, 40 से एक कम है, यानी 1539 में हुआ था, और हुमायूं और शेर खान के बीच में होता है। तो जिसमें कि हुमायूं की हार होती है और शेर खान की जीत होती है। शेर खान और शेरशाह सूरी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही हैं। 1540 में देखिए कन्नौज या फिर बिलग्राम, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, जो कि हुमायूं और शेर खान के बीच में होता है या शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें दोबारा हुमायूं की हार होती है। 1540 कैसे याद रखेंगे, देखिए बिलग्राम जो 40 है वो उसमें जो जीरो है वो किसके, बिल की तरह दिख रहा है ना, बिल यानी होल। तो 1540 में क्या होता है, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। फिर 1555 में 15 साल बाद जो हुमायूं चला जाता है, ठीक है, भारत छोड़ के, फिर 1555 में यानी 15 साल बाद फिर से आता है, और कि कौन सा युद्ध लड़ता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है और सरहिंद का युद्ध लड़ता है, और दोनों में हुमायूं की जीत होती है। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध किससे लड़ता है, तातर खां से, और ये जो सरहिंद का युद्ध है ये किसे, सिकंदर शाह से लगता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए 1555 दोनों आप देख रहे हैं एक ही साल है। तो मच्छीवाड़ा, देखिए मछली जो होती है वो सभी को पता है, मछली क्या करती है, तैरती है। तो तैरती से तातर खां याद रखेंगे, और सरहिंद से सिकंदर शाह। ठीक है, सरहिंद से सिकंदर शाह। तो ये हुमायूं द्वारा लड़े हुए जितने भी युद्ध हैं ये मैंने कवर किए हैं। तो अगला देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा याद करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपको अगर कन्फ्यूज़न होता हो कि लिस्ट से यानी लाइन से आपको अगर जितने भी बादशाह हैं मुगल साम्राज्य के उसको कैसे याद करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा एक ट्रिक, क्या, भाजसा, जैसे भाजपा होता है, भाजपा, तो आप बस खाली जे को क्या बना दीजिए, यस, ये एस बता दीजिए, तो जिससे आपको सभी आपको क्रम से याद हो जाएंगे। तो बी से क्या बनाएंगे, बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, और जे से जहांगीर, और एस से शाहजहां, और ए से औरंगजेब बनाएंगे। ठीक है, तो इन्हें कैसे याद रखेंगे, भाजसा को इन सब का ये जो है ये सभी मकबरे हैं उनके। तो कादी सिलाराबाद मान लीजिए कि किसी जगह का नाम है, मैं इसे दोबारा लिख देती हूँ, कादी सिलाराबाद। ठीक है, कादी सिलाराबाद। तो का से बनाएंगे काबुल, दी से दिल्ली, और सी से सिकंदराबाद, ला से लाहौर, और रा से आगरा। हमने इसका लास्ट वर्ड लिया, और औरंगाबाद। ठीक है, याद हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है।
तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, हमने क्या देखा था, भाजसा, दूसरे नंबर पे हुमायूं आता है, और कादी, ठीक है, यानी दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जो था, मुहत्सिब वो किसको बोलते थे, तो मुहत्सिब जो होता था वो लोक आचरण अधिकारी होता था। इसका काम क्या होता था कि लोग जो है शरीयत को फॉलो करें, ठीक है, शरीयत के अकॉर्डिंग चले, ये उसको सिखाता था कौन, मुहत्सिब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ जो है जो पद हैं वो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से पद हैं। जैसे खाने सामान, जो खाने सामान जैसे देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते थे, यानी बहुत सारे जो होते वो कार्यालय होते थे, आप बोल सकते हैं। तो खाने सामान जो है वो उसके अधीन कौन आता था, शाही परिवार होता था। यानी जो भी राजा होते थे उनसे रिलेटेड, जैसे उनकी पत्नियाँ हो गई, उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते थे वो किनके अंडर, खाने सामान के अंदर आते थे। और दीवान का जो आपको पता है कि दीवान के अंडर क्या आता था, जितने भी कोष यानी जितने भी धन दौलत है वो सब उसकी देख रेख करते थे। मीर बख्शी का क्या काम होता था, मीर बख्शी जो होता था वो जो सैनिक वेतन और जो लेखा जोखा का कार्य वो सब ये मीर बख्शी करता था। और जो काजी होता था, काजी का पता है कि आपको उसका न्याय करना उसका काम होता था। और जो सदर या फिर सूबेदार का क्या काम होता था, एक तो पैर सूबेदार जो होता था वो पहले ये सरह सदूर है ना, यानी देखिए सूबेदार भी मैं बता रही हूँ, सूबेदार का काम ये होता था कि किसी भी जगह पे जो है वो शांति स्थापित करना, ये उसका काम होता था, ठीक है। और क्या है ये, सदर सदूर है, ठीक है। तो सदर सदूर का जो है जितना भी धार्मिक धन है, यानी जो धार्मिक चीज़ें होती हैं तो उससे जो होते हैं पैसे कलेक्ट होते हैं ना, तो उन सब का जो लेखा जोखा ये सब जो करता था वो सरह सदूर कहता था या फिर सदर करता था उसके कारण। और मुहसिब हमने देखा ही कि जो चरित्र और व्यवहार था, यानी कि लोक आचरण अधिकारी, यानी कि जो सबका आचरण सही रहे ये सब उसको सिखाना, ये मुहसिब का काम होता था, ठीक है। यानी लोग शरीयत को फॉलो करें, उसका उल्लंघन ना करें, तो ये सारी चीज़ें जो होती थी वो मुहसिब देखता था। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो आप लोगों को पता है कि 1540 में जो बिलग्राम का युद्ध होता था, उसके बाद बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, उसके बाद जो है वो सूर्यवंश आ जाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बिलग्राम का युद्ध। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से भारतीय शासकों ने अकबर किसके समकालीन था। अच्छा हाँ, अकबर के समकालीन कौन था। तो आपको पता हो कि जो अकबर के समकालीन थी वो रानी दुर्गावती थी अकबर का। और ये रानी दुर्गावती का जो है वो युद्ध भी होता है, ठीक है। तो ये जो रानी दुर्गावती थी ये किससे, चंदेल वंश से बिलोंग करती थी, ठीक है, चंदेल वंश से बिलोंग करती थी। और ये जो थी वो वीर नारायण की जो संरक्षिका की तरह काम कर रही थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो रानी दुर्गावती जो थी वो अकबर के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया। तो देखिए शाहजहां, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है कि एक तो मोती मस्जिद, देखिए मोती मस्जिद आपको दो इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक तो कहाँ पे है, दिल्ली वाला, ठीक है, एक तो दिल्ली, और दूसरा आपको मोती मस्जिद कौन सा याद रखना है, आगरा, ठीक है। तो जो दिल्ली वाला मोती मस्जिद है वो किसने, औरंगजेब ने बनवाया था। लेकिन जो आगरा वाला ये जो मोती मस्जिद है इसे बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। आगरा वाला मोती मस्जिद किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। और दिल्ली वाला मोती मस्जिद किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। तो इसमें पूछा क्या है देख लीजिए, शाहजहां ने निम्नलिखित शहर में मोती, हाँ तो निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया, तो मोती मस्जिद तो जो था वो आगरा वाला बनवाया था, किसने, शाहजहां ने। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक जो है कर वो पुनः लगाया था। तो देखिए मुगल बादशाह किसने ख़त्म किया था। अगर मुगल बादशाह की बात करें तो अकबर ने इसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन पुनः किसने लगाया था, तो औरंगजेब ने लगाया था। आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला ये अकबर के शासनकाल में अमल गुजार जो था नामक अधिकारी जो था उसका क्या काम होता था। तो जो अमल गुजार होता था उसका ये काम होता था कि जो भूमि का राजस्व था उसका मूल्यांकन करता था और जो संग्रह करता था, जितना भी राजस्व इकट्ठा होता था उसका संग्रह करना, ये अमल गुजार का काम होता था, ठीक है। तो ये सारी देखिए, ये एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे सूबेदार, मैंने आपको बताया था कि सूबेदार का क्या काम होता था, जितने भी प्रांत होते थे उसमें शांति स्थापित करना। दीवान का क्या काम होता था, दीवान जो होते थे जितने भी प्रांतीय राजस्व होते थे उसके प्रधान होते थे, ठीक है। देखिए जो राजस्व होता था कलेक्ट किया जाता था वो कोई और कलेक्ट करता था, लेकिन उसका जो प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, देखिए यहाँ प्रांत की बात की, इसे आप ध्यान रखिएगा, प्रांत की बात की गई है, ठीक है। तो ये उसका प्रधान होता था। बख्शी का क्या काम होता था, ये जो सैनिक का जो प्रधान होता था, मेन जो हेड होता था उसको बख्शी बोलते थे, मीर बख्शी, मैंने पिछले भी बताया था। फौजदार का क्या काम होता था, कि जो प्रधान जो फौजी अधिकारी होता था उसी को फौजदार बोलते थे, ठीक है। लेकिन क्या, यहाँ का जिले का भी ध्यान रखिएगा। अमल गुजार देखें, अमल गुजार क्या होता है
कि जो राजस्व अधिकारी, प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था, और कोतवाल क्या होता था, नगर का प्रधान होता था। शिकदार क्या होता था, जो परगने का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे शिकदार बोलते थे। और आमिल क्या होता था कि ग्राम में कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने वाला। और यहाँ पे कट गया है, यहाँ कर होगा, ठीक है। कर का निर्धारण करने वाला जो था वो आमिल ही होता था, ठीक है, कि कर किसी जगह से कितना लिया जाएगा, और ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती थी आमिल का काम होता था। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का स्थानांतरित किया था। तो आपको पता है कि शिवाजी और मुगलों के बीच में एक तो आपको पता होना चाहिए कि शिवाजी जो था वो किसके समकालीन थे। तो शिवाजी जो थे वो औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है, औरंगजेब के समकालीन थे। और इन्होंने क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, कौन सी, 1665 में, जो कि कौन सी संधि थी, पुरंदर की संधि थी। तो ये जो था वो पुरंदर की संधि होती है। इसमें होता क्या है पुरंदर की संधि में, आप ये ध्यान रखिएगा कि देखिए मेन जो है शिवाजी जो होते थे इनके पास टोटल 35 किले होते थे, 35 किले थे उस टाइम। तो उसमें मुगलों ने क्या किया कि आप जो हैं वो 23 किले जो है वो हमें दे दीजिए, जिसकी जो प्रति वार्षिक आय होती थी वो 4 लाख हुड़ होती थी, ठीक है। बाकी जो 12 किले बचे, अब 35 में से उनको दे देंगे तो उनके पास 12 बचे ही। तो जो 12 किले थे वो आप अपने पास रखिए, लेकिन जो 12 किलो थे इनसे जो आय थी वो बहुत ही कम होती थी, लगभग 1 लाख हुड़ होती थी, ठीक है। अब सोचिए जो जितनी ज़्यादा इनकम वाली चीज़ें हैं, जितने ज़्यादा इनकम वाले किले हैं वो उनके पास, मुगलों के पास चले जाती हैं, और जो सिर्फ 12 बचते हैं जिनसे आय बहुत ही कम होती है ये शिवाजी के पास ही रह जाती हैं। तो मेन जो पुरंदर की संधि थी इसका एक तो देखिए सिर्फ यही नहीं था किलों के मामले में, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें होता क्या है कि जो एक तो पहला ये है किलो के मामले में ये चीज़ था। और जो शिवाजी जो थे इनके जो बड़े बेटे थे संभाजी, इनको जो 5000 घुड़सवार के साथ जो है मुगल सेना में भेजना था, ठीक है। एक तो ये दूसरा इनके बीच में ये होता है कि डिसीज़न। तो शिवाजी जो थे इनको भेज भी देते हैं संभाजी को मुगल साम्राज्य में, ठीक है, 5000 घुड़सवार देके। और तीसरा पॉइंट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बालाघाट वाला क्षेत्र रहता है, ठीक है, इसमें शिवाजी क्या करते हैं, जो बालाघाट वाला क्षेत्र रहता है वो अपने पास तो रखते हैं, लेकिन इसके बदले उनको 40 लाख हुड़ देना पड़ता है, ठीक है। और प्लस उनको अधीनता भी मुगलों की स्वीकार करनी पड़ती है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके बारे में, जो है पुरंदर की संधि के बारे में। पुरंदर की संधि आप ये ध्यान रखिएगा कि 1665 में हुई थी, ठीक है, किसके बीच में, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में। तो शिवाजी किसके कसम का, और शिवाजी का देखिए शिवाजी जो थे इन्होंने कब जो है वो सिंहासन पर बैठे थे, ठीक है। तो ये 1674 में इन्होंने सिंहासन, लेकिन 6 साल बाद ही इनकी बहुत ज़्यादा दिनों तक ये नहीं रह पाए थे, 1680 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए लेवल 7 पे आते हैं। लेवल 7 में देखिए क्या है, किस वर्ष वैशाखी के दिन, अच्छा कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या मेरे ख्याल से, चलिए अगला देखते हैं। देखिए किस वर्ष जो है वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो देखिए गुरु गोविंद जो है वो, मैं सिखों पे एक अलग से लेक्चर लाऊंगी। तो जो गुरु गोविंद थे, देखिए टोटल जो है वो मेन जो है वो 10 सिख हैं, ठीक है, लेकिन 11 सिख भी बोला जाता है क्योंकि लास्ट में जो उनके जो सारी ग्रंथ हैं उन्हीं को मतलब जो उनकी वचन है वो एक पुस्तक में वो किए गई हैं, संग्रहित की गई हैं, उसी को बोला जाता है कि इसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा जो सिख जो है वो सिख साम्राज्य जो है चलेगा। तो इसलिए कभी कभी आप देखेंगे कि 11 सिख जो गुरु माने जाते हैं, तो जो 11 जो पुस्तक है उसी को 11वां सिख गुरु बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में टोटल कितने 10 हैं। तो जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये जो है सिखों के 10वें गुरु हैं। तो इन्होंने क्या किया था, आप ये ध्यान रखिए कि इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी कब, 1699 में। कब, 1699 में। और इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो 1708 में। और आपको पता है कि 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ठीक 1 साल बाद किसकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कौन आता है, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम आता है। और हाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो औरंगजेब जो था वो किसको मरवा देता है, कौन से सिख गुरु को मरवा देता है, वो जो गुरु तेग बहादुर को ये मरवा देता। और ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, ये 9वें गुरु थे। तो आप ये चीज़ इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा था और बाद में जीवन पर्यंत मराठों के पेंशन भोगी रहा। तो ये आपको पता है कि जो शाह आलम प्रथम था, ठीक है, जो शाह आलम प्रथम है
वो क्या था, पहले तो अंग्रेज़ों का कैदी रहा था। कब कैदी रहा था, आपको पता है कि ये जो इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 में। तो जब ये इलाहाबाद की संधि होती है तब इसी के बाद इसको क्या कर दिया, इलाहाबाद में इसको कैद कर दिया जाता है। और कब तक, 1772 तक। फिर जब ये 1772 में छूट जाता है तो इससे क्या बना जाता है, ये अंग्रेज़ों का अधीन हो जाता है और इनको पेंशन जो होता है वो पेंशन मिलने लगता है। फिर उसके बाद से जितने भी मुग़ल जो बादशाह आते हैं, सबको ये जो सभी जो होते हैं वो पेंशन भोगी हो जाते हैं, यानी सबको पेंशन पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ये ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी, 1765 में, मतलब 1765 में हुई थी। और इनके बारे में शाह आलम प्रथम के बारे में, द्वितीय के बारे, हाँ, अब एक और चीज़ याद रखिएगा, ये तो जो शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। तो अब देखिए शाह आलम जो है वो प्रथम किसको बोला जाता है, आपको पता है कि ये औरंगजेब के बाद कौन राजा बना था, वो बहादुर शाह प्रथम बना था। तो बहादुर शाह प्रथम को ही शाह आलम प्रथम भी बोला जाता है, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय के टाइम ये क्या था, अंग्रेज़ों का कैदी था, प्लस इसके बाद इसके यहाँ से ही जो वो थे मराठों के पेंशन भोगी रहे थे। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और इसी के टाइम जो है वो शाह आलम द्वितीय के टाइम में जो है वो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, मतलब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और इलाहाबाद की संधि भी होती है। ये सारी चीज़ें इसके टाइम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य जो है तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था। तो किसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल। लेकिन जो दक्षिण साइड में था वो औरंगजेब का जो टक्कर मुकाबला करने वाला कौन था, वो शिवाजी थे, ठीक है। तो शिवाजी थे, तो लेकिन जो है वो शिवाजी क्या हो जाते हैं, अंत में उनकी हार हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि तमिल क्षेत्र राज तक कौन फैला था, औरंगजेब फैला था। और अगला देखिए क्या है, मुगल सत्ता का जो पुनर्स्थापना होता है वो हुमायूं जो होता है वो कब करता है, मतलब हुमायूं जो है दूसरी टर्म में वो कब आता है, मेन यही चीज़ है। तो हुमायूं आपको पता है कि बिलग्राम के युद्ध के बाद ये जो है वो भारत छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो होता है 15 साल बाद दोबारा वापस आता है और कौन सा, मच्छीवाड़ा का और सरहिंद का युद्ध लड़ता है, ठीक है, जिसमें दोनों में इसकी जीत होती है। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये जिंदा नहीं रह पाता, उसके बाद कौन आ जाता है, अकबर आ जाता है, ठीक है। तो 1555 और 56 में, ये आप ध्यान रखिएगा। दास्ताने ए अमीर हमज़ा जो है का चित्रांकन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो दास्ताने ए अमीर हमज़ा, ये आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या। तो एक्चुअली देखिए एक कपड़े के टुकड़े पे 1000 चित्र बने हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कपड़े का ये टुकड़ा है, तो इस पर टोटल जो है वो 1000 चित्र बनाए गए, तो इसी को बोला जाता है दास्ताने ए अमीर हमज़ा। तो इसका जो चित्रांकन है वो अब्दुल समद ने किया था, ठीक है। ये एक्चुअली गलत लिख दिया है, अब्दुल समद ने किया था, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले जो है वो हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, ठीक है। तो हजरत आला की उपाधि धारण करने वाला और फिर बाद में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था, शेरशाह सूरी। किस वंश का, सूरी वंश का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था। देखिए जो औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका जो अर्थ था वो क्या था, दार उल इस्लाम, ठीक है, दारुल। और आपको पता है जिहाद का हमने बताया था कि जो बाबर ने जिहाद का नारा कब दिया था, किस युद्ध के बाद दिया था, खानवा के युद्ध के बाद में दिया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में, 1527 में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको पता है कि दिल्ली का जो लाल किला है उसे किसने, शाहजहाँ ने निर्माण करा था। और दिल्ली के लाल किले में ही क्या है, मोती मस्जिद है, और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। अगला देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का जो, हाँ, तो इनको जो है वो कालक्रम के अनुसार वो करना है, अरेंज करना है। तो देख लेते हैं। आपको पता है चौसा का युद्ध बताया था, चौसा का युद्ध कैसे याद किए थे, 40 से 1 कम, मतलब 1539। दौरा या फिर दादरा का युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1531 में, 1531 में। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध जो था वो कब हुआ था, 1540 में। देखिए इसमें बिल है ना, तो 1540। और सरहिंद का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, 1555 में। तो आप उसे अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिएगा। पहला क्या हो जाएगा, दादरा का या फिर दौरा का युद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो कौन सा हो जाएगा, चौसा का युद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद बिलग्राम का, फिर उसके बाद सरहिंद का, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल, हाँ तो मतलब ये बोला है कि देखिए शाहजहाँ का जो शासनकाल है उसमें स्वर्ण युग जो है उसको जो है स्वर्ण युग जो है वो किसने कहा था। तो A.L. श्रीवास्तव ने इनको शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा था। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए सब में श की वॉइस आ रही है। देखिए शाहजहाँ में श, स्वर्ण युग में श और श्रीवास्तव में श, ठीक है। और ठीक है, तो अब श्रीवास्तव में श, ये आप याद कर लेंगे आसानी से। अब देखिए अगला लेवल देखते हैं। लेवल 8 में क्या है। लेवल 8 का जो पहला क्वेश्चन है वो मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो जो तख्ते ताउस था, जो मतलब जो मुगलों का जो सिंहासन होता था उस पर अंतिम टाइम में बैठने वाला जो उसके वो था मुगल राजा, वो मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला देखो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, अंतिम राजा क्यों बना। तो एक्चुअली देखिए जब मोहम्मद शाह रंगीला था ये इसके टाइम में जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, तो जो नादिर शाह आक्रमण जब इसने कर लिया तो क्या था, ये मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेके वो वापस चला गया था। अब जब तख्ते ताउस जब लेके वहाँ से भारत से चला गया तो जाहिर सी बात है ये अंतिम में आगे वाले राजा कैसे तख्ते ताउस पे बैठ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो अंतिम राजा है जिसने तख्ते ताउस पर बैठने वाला था। ओके, अगला देखिए पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो बाबर की अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि देखिए ऑप्शन पे पहले एक नज़र डालते हैं कि उसकी घुड़सवार सेना, ठीक है, उसकी सैन्य कुशलता और तुगलमा प्रथा और अफगानों की आपसी फूट। तो इन सब में आपको मे बी आप ये तुगलमा प्रथा पे जाएंगे, ठीक है, जो उनकी तुगलमा निधि विधि होती थी, हो सकता है आप इस पर मूव करेंगे, लेकिन ये गलत आंसर है। ठीक है, अगर इसमें दे देता है मेन जो थी इनकी सैन्य कुशलता थी। बट एक बात आप बताइए कि अगर सैन्य ही नहीं कुशल होगी, मतलब उनकी सेना ही नहीं कुशल होगी कि कैसे वार करना है, कैसे युद्ध करना है, तो कितनी भी आप अच्छी पद्धति लगा लेंगे, कितनी भी अच्छा टेक्निक लगा लीजिए, उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। मेन चीज़ है कि आपकी सेना वेल ट्रेंड होनी चाहिए। ठीक है, तो मेन यही था कि उसकी जो सैन्य कुशलता थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। देखिए ये प्रथा में होता क्या था, जैसे मान लीजिए कि पहले जो होते थे वो कुछ सेना होते थे, ठीक है, इन सेना के पीछे जो होते थे वो तोपखाने होते थे, फिर बीच में जो है वो घुड़सवार होते थे, फिर तोपखाने, फिर घुड़सवार होते थे, फिर लास्ट में फिर एक सेना की टुकड़ी होती थी, फिर इधर बगल में एक सेना की टुकड़ी होती थी, फिर इधर एक बगल में सेना की टुकड़ी होती थी। मतलब ये एक टेक्निक है तुगलमा पद्धति की, ठीक है, जिसके वजह से जैसे मान लीजिए ये पहले एक सेना की टुकड़ी है, ये वार कर रही है, फिर अचानक ये लोग साइड हट गए, फिर तोपखानों से वार किया गया, फिर पीछे इधर से घोड़े निकाल के आक्रमण करने लगे, घुड़सवार जो थे ये आक्रमण करने लगे। तो मतलब ये बिल्कुल वेल प्लान्ड टेक्निक थी। ठीक है, तो ये थी। अगला देखिए जाप्ती प्रणाली की जो उपज थी वो किसकी उपज थी। ठीक है, तो आप जाप्ती प्रणाली जो थी वो शेरशाह की उपज थी, आप ये ध्यान रखिएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो जिंदा पीर से किसको बोला जाता है, औरंगजेब को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा जो है वो बौद्ध विहार की तरह है। जो है पंचमहल जो है वो इसका जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह। आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पंचमहल का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पंचमहल जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय भी जिसको बोला जाता है, उसके पिता का क्या नाम था। तो पिता का ऑब्वियसली कि पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि इससे पहले जो था वो राजा कौन था। ठीक है, तो अकबर शाह द्वितीय था राजा। तो अगर आपको क्रम याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ध्यान रखिएगा कि इससे पहले कौन था, अकबर शाह द्वितीय था। औरंगजेब ने दक्षिण में 2 राज्यों को विजित किया था, वे कौन थे। यानी दक्षिण में कौन कौन से, अहमदनगर तो पहले से ही उसके अंडर में था, और बीदर भी था पहले से ही। हाँ देखिए बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है, मेन जो था उसने जीता था बीजापुर और गोलकुंडा को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किया है। तो ये आपको पता है कि गुलबदन बेगम ने इसका किया है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जो मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर MP में स्थित है। गुलबदन बेगम जो थे वो किसकी पुत्री थी, गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री थी। ठीक है, आप हुमायूं की मत कर दीजिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, हुमायूंनामा, यानी हुमायूं की बहन थी जिन्होंने क्या लिखा है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है, और किसके कहने पर, अकबर के कहने पर लिखा था। अगला लेवल 9 का ये क्वेश्चन देखिए कि मुगल प्रशासन में जो जिले को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मुगल जो काल था, मुगल प्रशासन था, उसमें जिले को जो है वो सरकार कहते थे।
अगला देखिए, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब को जिम्मेदार माना जाता है? तो किसी सिख गुरु के लिए, सिखों के 9वें गुरु जो है वो गुरु तेग बहादुर इनके लिए माना जाता है। ठीक है। और गुरु अर्जुन देव को को मृत्युदंड किसने दिया था? किसने दिया था? जहांगीर ने। हाँ, ध्यान रखिएगा। और गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। अगला देखिए, भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा क्या? तो आपको पता है कि बाबर का जो है वो पूरा नाम, आपको ध्यान होगा कि बाबर का जो पूरा नाम क्या है, वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, तो बाबर है आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अकबर के काल में महाभारत का जो फारसी अनुवाद है जिसके निर्देशन में हुआ था वो क्या था? देखिए, मैंने आपको पिछले पार्ट में ही बताया था कि आपसे इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक जो महाभारत का जो है, अब ये देखिए क्वेश्चन का तरीका देखिए कि महाभारत का जो ये फारसी अनुवाद हुआ था तो उसका मेन टाइटल क्या था, मतलब किस नाम से हुआ था? तो उसको रज्मनामा बोलते थे, रज्मनामा। और किसने किया फारसी अनुवाद? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और किसके निर्देशन में हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो किसने? फैज़ी के निर्देशन में हुआ था। अब ये ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो आपको पता है कि जो जामा मस्जिद कोई भी पूछ दे उसका निर्माण जो शाहजहाँ ने करवाया था, लेकिन मोती मस्जिद का आप ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार बता चुका है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी है? तो फारसी में अपनी आत्मकथा जो है वो जहांगीर ने लिखी है। ठीक है, तुझ के जहांगीरी जिसको। और जो बाकी की जो ये जो कथाएं हैं, आत्मकथाएं हैं, वो किस में लिखी गई थी? तुर्की में लिखी गई थी। आप ये ध्यान रखिएगा कि इनकी जो दरबारी भाषा होती थी वो फारसी होती थी। ठीक है, लेकिन इनकी जो पुस्तकें हैं वो किस में थी? तुर्की में थी। लेकिन जहांगीर का जो आत्मकथा है वो किस में लिखी गई थी? वो फारसी में ही लिखी गई थी। ठीक है। और वैसे भी आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो बाबर ने अपनी आत्मकथा तो लिखी, हाँ बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, अकबर ने तो अकबर की आत्मकथा जो वो है किसने लिखी थी? अब ये अबुल फजल ने लिखी थी। मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार जो है वो किससे लिया है? ठीक है, तो मुगलों, आपको पता है कि जो पारसी होते हैं वो नवरोज़ का त्यौहार मनाते हैं, तो मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार जो है उन्हीं से लिया है। तो जो नवरोज़ का त्यौहार जो होता है क्या था, जो पारसियों का नया साल होता है, न्यू ईयर, उसे ही क्या बोलते हैं? नवरोज़ बोलते हैं। ठीक है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये तो पहले ही क्वेश्चन आया था, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ये रबिया दौरानी का जो मकबरा है वो, या फिर बीबी का मकबरा, इसी जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, इसे क्या कहते हैं? द्वितीय ताजमहल, या फिर ताजमहल की फूहड़ नकल भी बोलते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ताजमहल की तरह दिखता है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा? ठीक है, तो किसने कहा? अबुल फजल ने। ठीक है, फैजी का जो छोटा भाई था उसने कहा, क्या कहा था कि ये एक दीन-ए इलाही एक धर्म है। ओके। अगला देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो है के पीछे अकबर का मुख्य कारण क्या था? देखिए, तो अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। तो इसमें यह था कि महाराणा प्रताप को जो था वो अपने अधीन लाना था, लेकिन फिर भी अंत में उन्होंने उनकी अधीनता, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और आपको पता है कि इसको मैंने बताया था कि महाराणा प्रताप जो है किस वंश से बिलोंग करते थे? सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो है किस वंश ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो कौन सी वंश ने? सिसोदिया वंश ने। अगला देखिए, लेवल 9 तक हो चुका है, लेवल 10 देखते हैं। मुगल सम्राट जो है अकबर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था? तो मुगल जो है अकबर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो दशवंत रहते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल याद रखिएगा कि दशवंत जो थे वो इंपॉर्टेंट चित्रकार थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो जहांगीर है, आपको पता है कि हमने बताया था कि जहांगीर का जो शासनकाल है वो चित्रकारी के लिए बहुत ही फेमस था। तो जब चित्रकारी के लिए बहुत ही फेमस है तो जितने भी चित्रकार, जो इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं, वो उनके नाम भी आपको कुछ याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो भले बाकी के मत याद करिए, लेकिन जो जहांगीर के काल में जो प्रमुख चित्रकार थे उनके नाम तो आप याद कर लीजिएगा, ताकि आप जैसे ऑप्शन में आए तो आप शॉर्ट लिस्ट भी कर सकें कि हाँ ये तो जहांगीर के शासनकाल में था, तो इनके शासनकाल में नहीं है। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो, नहीं तो फिर आप सबसे आसान तरीका है याद कर लीजिए। तो देखिए कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अबुल फजल हैं, और उस्ताद मंसूर है, बिशन दास है, दौलत है और फारूक बेग हैं। तो इसे मैंने कुछ ट्रिक भी बनाया है। कैसे ट्रिक याद करेंगे कि जो देखिए, अगर हंसते हंसते क्या होता है कि हमारे मसूड़े दर्द करने लगते हैं, तो अबुल हसन
और उस्ताद मंसूर। हंसते हंसते हमारे मसूड़े दर्द करने लगते हैं, तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। बिशनदास याद कर लीजिए, दौलत और फारूक बेग। दौलत जो होता है वो हमारे कहाँ रखते हैं, बैग में रखते हैं, ठीक है, दौलत और बैग। तो ये सब जहांगीर के काल में जो है प्रमुख चित्रकार थे। हाँ, तो इसका आंसर क्या था, दशवंत, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसके टाइम में जो जितने भी अंग्रेज आए थे, वो अंग्रेज जो आए थे उनका ये नाम है और मुग़ल बादशाहों के नाम है। तो अब ये देखिए, अकबर के जहांगीर के टाइम विलियम हॉकिंस, ये सही है। अकबर के टाइम सर थॉमस रो, ये गलत है। सर थॉमस जो रो था वो जहांगीर के शासनकाल में आया था, न कि अकबर के। शाहजहाँ टैवर्नियर, ये भी बिल्कुल सही है। औरंगजेब मनुची, ये भी सही है। अब देखिए इसे याद कर लीजिए, कैसे याद करेंगे हम लोग। देखिए जहांगीर, देखिए जहाँ तहाँ देखिए, जहाँ भी देखिए आप, बस खाली आपको हॉकिंस का ही कुकर दिखेगा, ठीक है। अगर आप कुकर की बात करें तो सिर्फ आपको हॉकिंस का ही कुकर दिखेगा, ठीक है। तो जहांगीर याद कर लेंगे, विलियम हॉकिंस, ठीक है। और सर थॉमस रो, देखिए हॉकिंस जो कुकर है उससे सीटी आती है ना, कैसी सीटी आती है, रोने की सीटी आती है, यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई रो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने याद करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो सर थॉमस रो, वो भी किसके शासनकाल में आया था, जहांगीर के। और शाहजहाँ के शासनकाल में कौन आया था, ट्रैवर्नियर। तो देखिए शाहजहाँ ने क्या बनवाया था, ताजमहल बनाया था। और ताजमहल के देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं, तो ट्रैवल करने से बनाएंगे ट्रैवर्नियर। अगला है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आया था। तो देखिए अगर कोई बोले मनुची यानी माचिस से बनाते हैं, तो अगर माचिस बोले तो आप माचिस है क्या, तो आप अपनी जेब टटोलेंगे, जेब देखेंगे कि हाँ जेब में माचिस है कि नहीं, तब उसे बताएंगे। तो मनुची से औरंगजेब, ठीक है। तो ये सारे आप याद रखिएगा। और इसमें क्या है बताने के लिए, हाँ देखिए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछ लेता है कि जो कैप्टन विलियम ये हॉकिंस है वो कब आया था, तो 1608 ईस्वी में ये भारत आया था। और किसके ये जो है वो किसका दूत था, ये जो इंग्लैंड के जो राजा थे, जेम्स प्रथम, मैं लिख देती हूँ, जेम्स प्रथम, ठीक है। इन्होंने इसको अपना, इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, इन्होंने इसको हॉकिंस को अपना दूत बना के भेजा था। और इसी को हॉकिंस ने एक चीज़ उपाधि दी थी, ठीक है, किसकी, फिरंगी खाकी और इंग्लिश खाकी उपाधि दी थी। किसको, हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को। और आपको पता है कि ऐसा क्यों किया था इन्होंने, क्यों इसको उपाधि दी थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ये हॉकिंस था, ठीक है, इसको फ़ारसी और तुर्की दोनों भाषाएं आती थी। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कोई चाइनीज़ है या फिर कोई दूसरे देश का व्यक्ति है और वहाँ भारत आता है और आपसे मिलता है, और अगर आप जिस भाषा में बोलते हैं और वो भी उस भाषा में बोले, तो आप उस व्यक्ति से थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाएंगे ना। तो यही चीज़ इसमें था, हॉकिंस में भी। अब इसी तरह देखिए जहांगीर, इन लोगों की भाषा क्या थी, इंग्लिश थी, लेकिन आती क्या थी इन्हें, फ़ारसी भी आती थी, तुर्की आती थी। और इस बात से जो है जहांगीर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, इसलिए इसे फिरंगी खा और इंग्लिश खा की उपाधि दिया था, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है कि शासन बनने के बाद जो है 12 अध्यादेश यानी 12 ऑर्डिनेंस जो थे वो किस मुग़ल बादशाह ने जारी किया था, तो किस मुग़ल बादशाह ने जारी किया था, जहांगीर, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो खुसरो का विद्रोह 1606-7 में, ये सही है। पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या, ये तो गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद खुर्रम शाहजहाँ का विद्रोह, वैसे तो आंसर तो मिल गया लेकिन देख लेते हैं आगे। खुर्रम या फिर शाहजहाँ का विद्रोह जो था, हाँ ये भी सही है। महावत खां का विद्रोह, ये भी सही है। तो आप गुरु अर्जुन देव का आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इसे किसने मृत्युदंड दिया था, जहांगीर ने। और कब दिया था, आप ये ध्यान रखिएगा, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगला देखिए, किसके समय में कंधार जो था वो हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया, तो किसके शासनकाल में, जहांगीर के ही शासनकाल में जो तो कंधार था वो हमेशा के लिए निकल गया था। मेवाड़ से युद्ध और तथा चित्तौड़ से संधि जो है वो किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो देखिए मेवाड़ जो था वो अकबर के टाइम में उसने अकबर की अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो वही बाद में जो है वो अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर से जो था वो युद्ध होता है, ठीक है, और मेवाड़ का, और बाद में चित्तौड़ से ये लोग क्या कर देते हैं, संधि कर लेते हैं। हाँ, तो अकबर के टाइम जो मेवाड़ था वो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करता, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया था, जहाँ 8 वर्षों तक, ये तो आगे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में कैद किया था, आगरा के किले में, ये गलत लिख दिया, आगरा, ठीक है, आगरा के किले में।
पिट्राड्यूरा का आरंभ जो है वो किसने किया था? पिट्राड्यूरा का आरंभ जो है वो जहांगीर ने ही किया था। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पिट्राड्यूरा जो है वो क्या होता है। कुछ काम आप लोग भी करिए, ठीक है, सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं कि पिट्राड्यूरा है क्या। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासन का जो काल था वो संगमरमर का काल कहा जाता है? ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। शाहजहां। अकबरनामा जो है वो किसने लिखी थी? अकबरनामा कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है? अबुल फजल। 11 लास्ट जो है ये लेवल देख लेते हैं कि जो राजपूताना निम्न में से अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो अभी हमने बताया था किसने? मेवाड़ ने। मेवाड़ ने जो थी वो स्वीकार नहीं की थी, इसीलिए बाद में जहांगीर के टाइम मेवाड़ से जो है वो युद्ध होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है? पट्टा और कबूलियत की जो प्रथा थी वो किसने प्रारंभ की थी? पट्टा और कबूलियत वो शेरशाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा? वीणा। पखावज मत कर दीजिएगा। जहांगीर को जो कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर हमने कैसे ट्रिक याद किया था? कादिसिलाराबाद। ठीक है, तो देखिए बादशाह याद किया था, जे से जहांगीर, और का से काबुल है, ठीक है, दिल्ली है, सी से सिकंदराबाद है, ठीक है, और जे से अरे क्या कादी सी लाहौर, ठीक है, लाहौर। अगला देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 में। और इस टाइम बादशाह कौन था? क्वेश्चन नंबर ये 5 है ना, तो अकबर था इस टाइम, 1600 के टाइम। अकबर की मृत्यु कब होती है आपको पता है? 1605 ईस्वी में। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री आया था? तो शाहजहां के काल में जो था हॉकिंस, तो आपको पता है नहीं, थॉमस रो भी नहीं, ये दोनों शाहजहां के शासनकाल, अरे जहांगीर के शासनकाल में आए थे। मॉन्स रेट भी, ये भी नहीं है। पीटर मुंडी, हाँ ये सही है, ठीक है, पीटर मुंडी आया था, तो ये याद हो गया। ठीक है, तो इसे देखिए याद कैसे करेंगे कि कौन सा यूरोपीय। देखिए जो मुंडी है, मुंडी यानी सिर, हमेशा अपनी मुंडी जो है वो शान से उठा के जियो, ठीक है, मुंडी उठाकर शान से जियो, बोलते हैं ना, मुंडी हमेशा सर ऊंचा करके शान से जियो, तो मुंडी शाहजहां। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने दीन इलाही जो वो किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो दीन इलाही हम पढ़ चुके हैं 1583 में प्रारंभ किया था। वैसे इसमें 1583 नहीं दिया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि 1582 होना चाहिए मेरे यहाँ ख्याल से यहाँ से आंसर। ठीक है, 1583 तो दिया ही नहीं है, तो 1582 ही लगा दीजिएगा अगर कभी ऑप्शन में देता है तो। वैसे एग्जैक्टली 1583 में जहाँ तक मैंने पढ़ा है। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अकबर के दरबार में कौन सा चित्रकार नहीं था ये आपको बताना है। तो दसवंत थे, अब्दुल समद थे, अब्दुल समद, कल्याण दास, यही कल्याण दास नहीं थे, बस आपत भी थे, ठीक है, तो कल्याण दास नहीं थे। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी जो थी वो धारण की थी, तो पहले जो बादशाह की जो ये जो पदवी थी वो ये कहाँ धारण की थी ये बताना है आपको, तो ये काबुल में ही धारण की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था? तो देखिए सभी थे इन तीनों में, बस जहांगीर नहीं था, ठीक है, तो जहांगीर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सो ये था पूरे वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।